Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नेवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम. बेटा, टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का जो लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, गॉस लॉ. वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसमें से आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, चाहे आप बोर्ड में ले लो, नीट में ले लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्लियर? तो अगर इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को इजीली बना सकते हैं. क्लियर? तो गॉस लॉ में क्या होता है बेटा कि जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, गॉस लॉ आया क्यों है, एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. अगर आपको सिंपली आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओके, और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम सिमेट्री यूज़ करके गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे. ओके, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए. ओके, एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, मैथमेटिकली गॉस लॉ, ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसी को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया कि जो नेट फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया. तो जो फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास आउट हो रहा है वो किसके बराबर होता है, उस सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस हमने बनाया है, ठीक है, सपोज आपने ये क्लोज्ड सरफेस बना लिया और इसके अंदर चार्ज है क्यू. ओके, तो टोटल जो चार्ज है, मान लो मैंने क्यू इनसाइड यहाँ पे लिया, तो जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 करेंगे आप, तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा. ओके, फ्लक्स का फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इजीली कैलकुलेशन के लिए ये होता है कि Q/ε0. ओके, Q/ε0. यहाँ पे ध्यान देने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि बेटा जो Q है वो क्या है, इनसाइड का मतलब जो हम गॉसियन, ये जो सरफेस ले रहे हैं इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वही हमें कंसिडर करना है इस गॉस लॉ. यहाँ पर नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है KQ/R वो तो सभी पॉइंट के अराउंड, ठीक है, वो तो जितने भी चार्जेस है उनके लिए. लेकिन ये जो आपका गॉस लॉ है उसमें जो चार्ज होगा वो अंदर सरफेस, जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है उसके अंदर जो चार्ज है वही. अगर मान लो मैं यहाँ पे बाहर चार्ज लेती हूँ आउटसाइड, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ अंदर वाला चार्ज. ओके, देखो इसकी कंडीशंस ये हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इधर परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल. ठीक है, ये जो आपका सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वेयर इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैज़ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सभी जगह हर पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, और फ्लक्स का यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कहते हैं कि जो गॉस लॉ है वो किसके लिए ट्रू है, क्लोज सरफेस के लिए, नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज. ठीक है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैंने ये सर्कल बनाया है या मैं और कोई शेप बना दूँ, ये यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, क्यू, और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है बट दोनों के शेप डिफरेंट है, तो भी फ्लक्स बेटा उतना ही रहेगा. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्यू इनसाइड इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही आप कंसिडर करेंगे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनसाइड और आउटसाइड E.S जो आप फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ते हो इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो गॉस लॉ पढ़ते हो उसमें सिर्फ इनसाइड चार्जेस ही हम कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस. क्लियर? द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए नहीं करेंगे. क्लियर? नाउ गॉस लॉ यूज फॉर ईजियर कैलकुलेशन. गॉस लॉ क्यों यूज़ होता है, तो जहाँ पर भी सिमेट्री हो, ठीक है, वहाँ पर हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे.
कैलकुलेशन ताकि ईजीली हो जाए। और लास्ट पॉइंट फाइनली, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस एज टेकन इन द कूलम्स लॉ। जैसे कूलम्स लॉ में हम जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली स्क्वायर है, और यहाँ पर भी इसी तरह से। क्लियर? तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ के वो हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं हम। नेक्स्ट, सम स्पेशल केसेस। ठीक है, जो गॉस लॉ है हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट इज इफ़ द सरफेस कंटेन नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक, देखो ये सरफेस है, ठीक है। अब अलग अलग चार्जेस हैं, Q1 पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको Q1 और Q3 ये दोनों पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, और Q2 ये नेगेटिव है। तो जो टोटल चार्ज होगा इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ओके, तो जो फ्लक्स मिलेगा आपको, फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इनसाइड कितना है, ये। ओके, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे Q4 होता आउटसाइड तो इससे कंसीडर हम नहीं करते। क्लियर? अगर गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तब। सेकेंड इज इफ़ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है जो हमने इस तरह से क्यूब बनाया है, क्यूब के सेंटर में अगर सेंटर में चार्ज रखा हो तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स जितना भी लाइंस पास आउट होगी वो सभी सरफेस के जो फेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वल पास आउट होंगे। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स है ये एक्चुअली में क्यूब जो है वो सिमेट्री, क्यूब क्या सिमेट्री, और सेंटर पे रखा हुआ है, जो फेसेस से डिस्टेंसेस हैं वो भी इक्वल हो गई। तो हमेशा याद रखना कि जो सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो Q इनसाइड मतलब एक ही चार्ज है सेंटर पे, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखिए, अगर मैंने सरफेस ले लिया या फेज ले लिया, ठीक है, ये अगर ये फर्स्ट फेज कितने हैं, 6 फेजेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज के थ्रू हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो फेजेस हैं बेटा वो 6 होते हैं। ठीक है, टोटल फेजेस कितने होते हैं, 6। तो जो सिंगल फेज के लिए फेज के लिए जो फ्लक्स होगा या इच फेज के लिए जो फ्लक्स होगा बेटा वो टोटल डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6। ठीक है, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स है वो 6 फेजेस में इक्वली डिवाइड होगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो ये फ्लक्स थ्रू सिंगल या इच फेज हो गया। ठीक है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर्स जो होते हैं यहाँ पे अगर आप चार्ज के थ्रू फ्लक्स फाइंड करें तो कितना आएगा, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और भी मैं डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब हम समझेंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू ओपन सरफेस। अगर ओपन सरफेस आपको दिया हुआ है, वहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ठीक है, ये ओपन सरफेस दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर का हाफ पार्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, इसके सेंटर पे क्यों रखा हुआ है। तो अब हम इसमें फ्लक्स कैसे फाइंड करें, तो पहले तो क्या कर लो, इस सरफेस को, गॉसियन सरफेस जो होता है ना वो इमेजिनरी होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, पूरा सिमेट्री बना दे, क्लोज कर दे सरफेस को, जो बचा हुआ हाफ पार्ट है उसको भी हमने ऊपर लगा दिया है, तो टोटल पूरा स्फीयर बन गया। ठीक है, अब सेंटर पे चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ये दोनों सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स मिला वो ये मिला Q/एप्सिलॉन, तो सिंगल हेमिस्फीयर में तो ये सिंगल कर्व्ड सरफेस ही है ना, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 5/2 हो जाएगा, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर? अब थर्ड केस में दिया हुआ है इस तरह से, एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट मतलब इसका साइड लेंथ ब्रेथ ये सेम है, इसके सेंटर से यहाँ से A/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यों रखा हुआ है और उसके थ्रू फ्लक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, पहले तो हम क्या करें कि एक्स्ट्रा स्क्वायर ले आएँ और इसको पूरा कवर कर दें। ठीक है, ये एक स्क्वायर तो है आपके पास, 5 स्क्वायर और लेके आए तो क्या होगा, ये पूरा क्यूब बन जाएगा, और ये क्यूब जो है वो सेंटर पे आ जाएगा, क्यूब किस पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो ये तो सिंगल स्क्वायर मतलब ये सिंगल फेज हो गया, सिंगल फेज के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो 5/6 होता है, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। क्लियर? तो हमेशा अगर इस तरह के केसेस हैं तो देखो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू इच सरफेस या इच फेज वो होगा जितने फेजेस हैं 5/n,
ठीक है, फाई बाई एन, और फाई की वैल्यू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ओके, अगर एन फेसेस हैं, कितने 6 फेसेस हैं तो 6 डिवाइड बाई कर दो, 8 फेसेस हैं तो 8 डिवाइड बाई कर दो। तो इस तरह से ये एक कॉमन जनरल फार्मूला आ गया। क्लियर, इतना क्लियर है? ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चंस करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, गॉस लॉ पर ही। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। ठीक है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है आपका 2.4 मीटर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर। ओके, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का, 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 80 इंटू माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ओके, कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी। आपको फाइंड करना है चार्ज, मीन्स क्यू फाइंड करना है, स्फीयर पे कितना चार्ज रहेगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर से कितना बाहर जाएगा लिविंग। ठीक है, और फ्लक्स आपको फाइंड करना है, दोनों चीज़ें फाइंड करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट चार्ज फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है बेटा, चार्ज फाइंड करना है। तो सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, क्यू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या है बेटा, स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्फीयर है ना, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चार्ज फाइंड करना है तो क्यू को सब्जेक्ट कर दो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और सारी वैल्यूज़ जो आपको गिवन हैं वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14, और आर है 1.2, स्क्वायर है तो 1.2। क्लियर? तो जो चार्ज आया वो कितना आएगा बेटा, 1, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये चार्ज आ गया। आपको फ्लक्स भी फाइंड करना है, सेकेंड में फ्लक्स फाइंड करना है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू है 1.45 इंटू 10⁻⁻3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, -12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा बेटा फ्लक्स वो हो जाएगा 1.64 इंटू 10⁻8, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन से डील करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है 5 स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में 1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, 1 दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻3 थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है वो आपने स्फेरिकल मतलब इस तरह से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, उसका रेडियस आपने बनाया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻2 मीटर। क्लियर? नाउ इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, अब देखो फर्स्ट में क्या है, डबल कर दिया, ये रेडियस जो है आर है इसको 2r कर दिया, तो क्या फ्लक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा? तो नो। ठीक है, गॉस लॉ पढ़ते समय हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो गॉस लॉ है वो साइज़ और शेप पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स बाद में भी रहेगा, शेप को चेंज करने के बाद में भी। तो जो फाई है बेटा वो इतना ही रहेगा, 1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू। ठीक है, इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। Q इज इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 +3 और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू ये माइनस में है तो माइनस कर दीजिए 10⁻⁻12। ओके, तो जो आपका आंसर आएगा बेटा वो -8.85 इंटू 10⁻12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, -9। क्लियर? इसे आप क्या लिख सकते हैं, -9 मतलब नैनो, तो -8.85 नैनो कूलम। ठीक है, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड। ठीक है, क्यूब है, ये आपका क्यूब है, क्यूब के सेंटर, ये सेंटर है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यूब। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल द फेसेस, सभी फेसेस के थ्रू फ्लक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट है बेटा फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस, ये अभी हमने डिस्कस किया था। फाई इज इक्वल्स टू क्यू, जो चार्ज अंदर सेंटर पे है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये सभी फेजेस के लिए हो जाएगा। सेकेंड, विथ ईच फेज, सेकेंड, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच फेज के लिए कितने फेजेस टोटल। ठीक है, तो ये जो फाई है ये 6 फेजेस के लिए। ठीक है, जो फाई है वो कितने फेजेस के लिए, 6 फेजेस के लिए। ओके, तो 1 फेज के लिए क्या हो जाएगा बेटा 5/6, ये कितना हो जाएगा 1 फेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1 फेज के लिए 5/6 और 5 की वैल्यू क्या है Q, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थर्ड, इफ़ चार्ज इज़ नॉट एट द सेंटर, अगर हमने इस चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा है तब फ्लक्स क्या होगा दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो अगर चार्ज सेंटर पे नहीं रखा हुआ है तो फर्स्ट केस में तो बेटा क्या होगा, यही होगा फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ है, इनसाइड है ना, ये जो आपने गॉसियन सरफेस ली है क्यूब, इसके इनसाइड अंदर होना चाहिए, तो ये तो Q/एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। सेकंड केस में जो फेजेस के थ्रू है वो चेंज होगा। ठीक है, वो किस तरह से चेंज होगा तो थोड़ा सा हमें हाई लेवल पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेमी एस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, पैरेलल टू बेस। पैरेलल टू बेस का मतलब क्या है बेटा कि हेमिस्फीयर आपका इस तरह से है। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर है, स्फीयर का हाफ पार्ट हमने कट कर लिया। ठीक है, तो ये जो बेस है इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस तरह से, ये फर्स्ट केस में कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये जो बेस है ना, बेस के पैरेलल, तो ये जो बेस है आपका मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, मतलब ये बेस जो है ना, ये बेस है, इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, तो ये फर्स्ट, और परपेंडिकुलर सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, कैसे, ऐसे। क्लियर, ऐसे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फर्स्ट केस में हो जाएगा और ये सेकंड केस में हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखो फर्स्ट केस में आपको फ्लक्स फाइंड करना है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस और ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो फ्लक्स, पहली बात तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो जितने फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर हुई है, ठीक, ये जो आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया तो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें आप ध्यान से समझना कि अगर मैंने ये वाला सरफेस कंसिडर किया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एरिया ऐसे होगा। ठीक है, अब इसमें दो, ये जो मतलब जो एंगल पे है तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो एक तो ये हो जाएगा बेटा और एक इस तरह से। ठीक है, मतलब एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऊपर है और ये एरिया जो है वेक्टर ये ऐसे है। ठीक है, और एक ये इसके पैरेलल, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो इसके थ्रू मिलेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई।
इसके थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो, मतलब ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू, यहाँ पर भी देखो तो एस इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ठीक है। ऐसे दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो सरफेस है सर्कल वाला, ठीक है, इसके थ्रू तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्चुअली में जो नेट फ्लक्स है, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर से इंटर हो रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नेट फ्लक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और मेन बात तो इस क्वेश्चन में ये कही गई है कि अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं बेटा। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इनसाइड। अब क्यू इनसाइड तो ज़ीरो है, क्यू इनसाइड क्या है, ज़ीरो। तो फाई जो है फ्लक्स वो तो ज़ीरो हो जाएगा, जो नेट फ्लक्स है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी निकाल लेते हैं, जो नेट है वो ज़ीरो, ओके। अब देखो टोटल जो फ्लक्स मिलेगा आपको, जो नेट फ्लक्स मिलेगा वो एक तो प्लेन सरफेस के थ्रू मिलेगा और एक जो ये कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स तो ये तो ज़ीरो हो गया। प्लेन सरफेस के थ्रू क्या होगा, ये वाली जो प्लेन सरफेस, इसके थ्रू एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री, ओके, कॉस 90 डिग्री। और ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू अगर हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री मतलब ज़ीरो, तो फाई कर्व्ड ये क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो, इसके थ्रू भी ज़ीरो हो जाएगा, दोनों के थ्रू ज़ीरो, क्लियर। अब जब सेकेंड केस में यहाँ पर देखो तो ये सरफेस, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसके, ये वाला इसकी जो एरिया है इसका डायरेक्शन ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, ठीक है। तो सेकेंड केस में भी नेट फ्लक्स तो ज़ीरो ही है, लेकिन जो नेट फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस के थ्रू, ठीक है, ज़ीरो। अब प्लेन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा बेटा, ई डॉट एस। और ये जो स्फीयर है, स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर का हाफ हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, ये जो हेमी स्फीयर का ये वाला जो प्लेन वाला पार्ट है ये एक्चुअली में सर्कल है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर आप कैपिटल आर ले लो, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एज इट इज़ लिखते हैं और ज़ीरो, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू हो जाएगा माइनस ई, और एस की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस के लिए इतना आपके पास फ्लक्स हो जाएगा, क्लियर, ओके।